हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद ब्राइट फ्यूचर 12th क्लास केमिस्ट्री। आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मोलरता एवं मोलरता के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। भार आयतन या ग्राम प्रति लीटर सांद्रता किसे कहते हैं? तो किसी विलियन में एक लीटर में उपस्थित, यानी किसी विलियन है तो उसके 1 लीटर में उपस्थित विलिय, जो विलिय है ना, उसके ग्राम में द्रव्यमान को उस विलियन के ग्राम प्रति लीटर सांद्रता या विलियन की शक्ति कहते हैं। आयतन पर निर्भर करने के कारण ग्राम लीटर में व्यक्त सांद्रताएं ताप पर निर्भर नहीं करती। अब बारी आती है हमारी मोलरता यानी मोलैरिटी। तो किसी विलियन के 1 लीटर में घुले, यानी जो हमारा विलियन है उसके 1 लीटर में घुले किसकी संख्या? विलिय के मोलों की संख्या को हम क्या कहते हैं? विलियन की मोलरता कहते हैं। यानी देखो, किसे कहेंगे? हमारा कोई विलियन है, उसमें घुले हुए किसकी? विलिय की। किसकी संख्या? विलिय की मोलों की संख्या। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? ग्राम अणुता भी कहा जाता है। इसे दर्शाने के लिए कैपिटल M का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो अतः मोलरता कैपिटल M बराबर विलिय की मोलों की संख्या अपॉन विलियन का आयतन, किसमें? लीटर में। मोलों की संख्या को किस तरह दर्शाते हैं? स्मॉल n से, और v यानी आयतन। ठीक है, तो हम इसके फॉर्मूले से इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं। यानी किसी विलियन में आयतन, यानी किसी विलियन के 1 आयतन में, क्योंकि ये आयतन है तो किसके 1 आयतन में घुले किसकी संख्या? विलिय की मोलों की संख्या के अनुपात को क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि मोलों की संख्या बराबर क्या होती है? भार पूर्ण अणुभार। ये क्या है? हमारा मोलों की संख्या निकालने का सूत्र है। मोलों की संख्या क्या करते हैं? इससे निकालते हैं। इससे हम क्या करते हैं? तो अब जब हम ये भारपूर्ण अणुभार रख के क्या करेंगे, तो देखो मोलरता कैपिटल M बराबर विलिय का भार, क्योंकि इसमें भार कर रहे हैं ना, तो भार ग्राम में गुणा 1000 मल्टीप्लाई अपॉन विलिय का अणुभार अपॉन विलियन का आयतन यानी लीटर में। ठीक है, तो मोलरता का मात्रक क्या होता है? मोल प्रति लीटर या ग्राम अणु प्रति लीटर होता है। तो हमें मोलरता के बारे में क्या क्या बात याद रखनी है? देखो, किसके बारे में? मोलरता के बारे में क्या बात याद रखनी है कि किसकी संख्या, इसमें किसकी मोलों की संख्या निकालनी? विलिय की। तो लिख लेते हैं विलिय की मोलों की संख्या। ठीक है, इसमें क्या आता है? विलिय की मोलों की संख्या। और एक बात और याद रखनी है, क्या? और मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं? इसे कैसे निकालते हैं? भार अपॉन अणुभार से। कैसे निकालते हैं? भार अपॉन अणुभार से। ठीक है, तो किसके आयतन में आए? विलियन के आयतन में। तो किसके आयतन में? विलियन के आयतन में, यानी विलियन के 1 आयतन में घुले किसकी संख्या? किसकी संख्या? विलिय की मोलों की संख्या। ठीक है, किसकी संख्या? मोलरता में कैसे याद करनी है? ट्रिक के साथ याद करो, समझ के याद करने में ज़्यादा हो गया, वरना रटने में तो रट ही जाएगा बस। देखो, मोलरता क्या होती है? विलिय की मोलों की संख्या, तथा क्या होती है? विलियन में आयतन। जो विलियन होगा वो आयतन होगा, यानी 1 आयतन में घुले किसकी संख्या? विलिय की मोलों की संख्या। और जो मोलों की संख्या होती है हम कैसे निकालते हैं? भारोपूर्ण अणुभार से। आगे आपको पता चल जाएगा जब हम न्यूमेरिकल करेंगे। और इसके एक मात्रक याद करना, क्या है? मोल प्रति लीटर, इसका मात्रक याद होगा। और फॉर्मूला क्या होता है इसका? विलिय की मोलों की संख्या, विलिय का भार मल्टीप्लाई 100। तो क्या है इसका फॉर्मूला? यह बनेगा कि विलिय का भार किसमें? ग्राम में। विलिय का भार किसमें? ग्राम में, जो ग्राम। ठीक है, इस ग्राम में, और विलिय का अणुभार मल्टीप्लाई किससे? विलियन का आयतन। तो हमारी मोलरता ज्ञात हो जाएगी। तो मोलरता का मात्रक क्या होता है? मोल प्रति लीटर होता है। अब बात करते हैं मोलरता, यानी किसी विलायक के, जो हमारा अब उसमें तो क्या था? उसमें विलियन था, तो अब इसमें क्या लेना है? विलायक। किसी विलायक के 1 किलोग्राम, उसमें क्या था? ग्राम था, तो उसमें 1 किलोग्राम, यानी 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं, में उपस्थित किसकी संख्या? विलिय के पदार्थों के मोलों की संख्या उस विलियन की मोलरता कहलाती है। इसे हम स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। उसे हम कैसे कर देते हैं? इसे हम स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। कैसे करते थे? कैपिटल M से करते थे। तो इसमें क्या सूत्र बनेगा? मोलरता बराबर विलिय की मोलों की संख्या, किसमें? स्मॉल n, विलायक का भार कितना? W, स्मॉल w, किलोग्राम में। ठीक है, तो चूंकि मोलों की संख्या बराबर क्या सूत्र है हमारा? भारपूर्ण अणुभार, तो इसलिए निकालते हैं M बराबर क्या? विलिय का भार अपॉन विलायक का अणुभार गुणा मल्टीप्लाई विलायक का भार ग्राम में, ये भी, और मल्टीप्लाई 1000 में।
इसका मात्रक क्या होता है? मोल प्रति किलोग्राम, क्योंकि उसका आयतन था तो उसका लीटर था, तो इसका क्या है? ग्राम है, तो किलोग्राम, मोल प्रति किलोग्राम। ठीक है। नोट, एक बात हमारी याद रखने योग्य आई कि मोलरता तापमान पर प्रभावित नहीं होती। क्या पर प्रभावित नहीं होती? मोलरता ताप पर प्रभावित नहीं होती, क्योंकि भार पर निर्भर करती है। क्योंकि यह केवल जो मोलरता है क्या पर निर्भर करती है? भार पर निर्भर करती है। और जो भार पर निर्भर करेगी वो ताप पर कैसे निर्भर कर सकती है? देखिए, मोलरता, मोलरता इसमें भी हम इंपॉर्टेंट ऐसे याद कर सकते हैं क्या है कि इसमें उसमें क्या था? हमारा विलियन था, तो विलिय की मोलों की संख्या इसमें ये तो सेम है, जो सेम है लिख लो, विलिय के मोलों की संख्या, और इसमें क्या है? उसमें क्या था? हमारा विलियन था। इसमें क्या है? विलायक, जो हमें विलायक होगा, जो अधिक मात्रा में होगा। जैसे चीनी और जल था ना, जिनका जलीय विलियन था तो जल अविलायक था, और चीनी कम थी तो विलिय थी, तो वो विलायक के 1 किलोग्राम, ठीक है, विलायक के किलोग्राम में घुले, जिसकी संख्या विलय की मोलों की संख्या, विलायक के 1 किलोग्राम में घुले विलय की मोलों की संख्या को हम क्या कहते हैं? मोललता कहते हैं। और इसका मात्रक होता है मोल प्रति ग्राम। ठीक है, इसका मात्रक होता है मोल प्रति ग्राम। तो हम दोनों में डिफरेंस बना के याद कर सकते हैं कि बस कि विलय की मोलों की संख्या इसमें भी है, मोलरता में, और यही कंफ्यूज होती है इसमें, ये विलायक है इसमें और इसमें विलियन है, तो इसमें कंफ्यूज होता है, तो इसलिए ध्यान से पढ़ दो। देखो, मोलरता क्या होती है? विलय की मोलों की संख्या किस में घुले? विलियन में घुले, वो भी एक आयतन में। कैसे आयतन में? एक आयतन में घुले, विलियन में एक आयतन में घुले किसकी संख्या? विलय की मोलों की संख्या क्या कहलाती है? मोललता कहलाती है। क्या कहलाती है? मोललता कहलाती है। मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं? भार अपूर्ण अणुभार से, तो ठीक। और क्या नाम है? ये है मोललता। मोललता क्या होती है? विलायक के 1 ग्राम में घुले, ठीक, किस में घुले? विलायक के 1 ग्राम में घुले किसकी संख्या? विलय की मोलों की संख्या क्या कहलाती है? मोललता कहलाती है। इसका मात्रक होता है मोल ग्राम। इसका, क्योंकि ये आयतन है तो इसका लीटर, इसका ग्राम है तो इसका ग्राम में, मोल प्रति ग्राम। आई होप आपकी समझ में आया होगा। अब बात करते हैं नॉर्मलता। नॉर्मलता क्या होती है? किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित एक विलय के, किसके? यहाँ भी विलय की बात हो रही है, विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, किसकी संख्या? ग्राम तुल्यांकों की संख्या उस विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। इसे हम N से प्रदर्शित करते हैं। इसका हम सूत्र हो जाएगा विलय की ग्राम तुल्यांकों की संख्या अपन विलयन का आयतन, जो कि हम किस में लेंगे? लीटर में लेंगे। तो तुल्यांक की संख्या का नंबर निकालने क्या? भार अपन तुल्यांक की भार। अतः विलयन की नॉर्मलता बराबर क्या होगा? N बराबर विलयन का भार अपॉन विलयन का तुल्यांक की भार गुणा विलयन का आयतन। ठीक है, तो नॉर्मलता की इकाई क्या होती है? ग्राम प्रति तुल्यांक की प्रति लीटर। ठीक है, तुल्यांक की भार कैसे निकालते हैं? अणुभार अपॉन संयोजकता, जो उसका अणुभार होगा, जितना कोई दे रखा तो उसका अणुभार और उसकी संयोजकता अपॉन में करके तुल्यांक की संख्या निकल जाती है। अब बात करते हैं मोल प्रभाज या मोल अंश, जिसे मोल फ्रैक्शन भी कहते हैं। तो मोल प्रभाज क्या होती है? मोल प्रभाज होती है जब किसी विलयन में उपस्थित, किसमें उपस्थित? किसी विलयन में उपस्थित किसी अवयव, जो किसमें? विलय एवं विलायक दोनों होंगे, क्योंकि विलयन में क्या होता है? विलय और विलायक दोनों मिलते हैं, तो विलय एवं विलायक के मोलों अर्थात ग्राम अणुओं की संख्या, मोलों की संख्या या ग्राम अणुओं की संख्या, तथा विलयन में उपस्थित, जो विलयन में उपस्थित है, कुल मोलों की संख्या, यानी दोनों को मिलाकर जो दोनों की मोलों की संख्या आई, वो की संख्या का अनुपात क्या कहलाता है? विलयन की उस अवयव का मोल प्रभाज कहलाता है। यानी देखो, जो मान लिया हमारा किसी विलयन है, देखो ये हमारा क्या है? एक विलयन है, इसमें क्या है? विलय और विलायक दोनों हैं। ये क्या है? हमारा विलयन है, तो विलय और विलायक की प्लस की मोलों की संख्या, और जो इस विलयन की खुद की मोलों की संख्या है, इन दोनों को मिलाकर किसकी विलयन की बनी? तो इसकी मोलों की संख्या मोलों की संख्या के अनुपात को, इन दोनों के अनुपात को क्या कहते हैं? मोल प्रभाज कहते हैं। मान लिया, देखो ये विलयन है, ये विलयन में क्या है? विलय प्लस विलायक दोनों हैं, तो इन दोनों की मोलों की संख्या अपॉन विलयन के जो विलयन है पूरा, उनकी पूरे की क्या मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? उनके दोनों के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। जैसे विलायक में उपस्थित किसी अवयव, यानी जो विलय और विलायक है, उनकी मोलों की संख्या अपॉन विलय के आयतन की मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? मोल प्रभाज कहते हैं। माना एक द्विअंगी विलयन, 2 अवयव ए और बी है, 2 द्विअंगी है, यानी बाइनरी सॉल्यूशन है, तब अवयव ए का मोल प्रभाज क्या होगा? अवयव ए का मोलों की संख्या अपॉन क्या? अवयव के 1 मोलों की संख्या प्लस अवयव बी की मोलों की संख्या, यानी दोनों की मोलों की संख्या मिलाकर क्या होते हैं? ए। या हम ए से भी लिख सकते हैं कि अवयव ए की मोल प्रभाज बराबर क्या होगा? अवयव ए की मोलों की संख्या या विलयन की मोलों की संख्या। विलयन देखो मैंने कहा था ना, जो विलय और विलायक को मिलकर पूरा विलयन बना, तो उसकी मोलों की संख्या, और जो अवयव हमने मिलाया उसकी मोलों की संख्या। जैसे हमने जल में H2O में
H2O में चीनी मिलाई थी 6, H12O 6 मिलाई तो इसकी अलग निकलेगी मोलों की संख्या और इसकी अलग निकलेगी मोल प्रभाज। इन दोनों की ये दो द्विअंगी है, एक तो ये होगा और एक ये होगा। इसमें दो मिले नहीं मिले, एक में चीनी मिली और जल मिला, दोनों मिले तो इसकी मोल प्रभाज अलग होगी, इसकी मोल प्रभाज अलग होगी। तो जो हम पहले निकालेंगे, जैसे हम पहले H2O के लिए निकालते हैं तो H2O की क्या निकलेगी, पहले हम H2O की मोलों की संख्या अपॉन विलयन की मोलों की संख्या, यानी इन दोनों को मिलाकर उसकी मोलों की संख्या। ठीक है, ए से निकालेंगे। या अव्यय देखो जी, इसी प्रकार बी की निकालेंगे, जिसका मोल प्रभाज, बी की मोल प्रभाज अव्यय बी की मोलों की संख्या अपॉन विलय एक की और प्लस इसकी दोनों की करी विलयन की मोलों की संख्या। जैसे एक्स ए हम रखी से प्रदर्शित करते हैं, इसमें एक्स को लिखते हैं क्या, मोल प्रभाज एक्स ए बराबर, यानी मोल प्रभाज अव्यय ए का मोल प्रभाज बराबर एन ए मोलों की संख्या अपॉन अव्यय ए की मोलों की संख्या प्लस अपॉन अव्यय ए की मोलों की संख्या प्लस अव्यय बी की मोलों की संख्या। ए से ही हम क्या निकालेंगे, बी के लिए एन ए प्लस एन ए प्लस एन बी। ठीक है, ए से ही हम दोनों को मिलाकर जो हम किसी मिलाएंगे एक्स ए प्लस एक्स बी करेंगे, हम इन दोनों को मिलाएंगे विलयन को, तो क्या हमें प्राप्त होता है एन ए प्लस एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एन ए प्लस एन बी बराबर होता है एक। क्या होता है, बराबर एक के होता है, क्योंकि किसी द्विअंगी विलयन के लिए विलय का मोल प्रभाज प्लस विलायक का मोल प्रभाज बराबर एक होता है, यानी विलायक और विलय को जोड़ने पर हमें सिर्फ संख्या एक प्राप्त होगी। अगर हमें एक अव्यय का निकालना या तो दोनों की मिलगी कि अव्यय विलायक और विलय को जोड़ने पर हमें एक संख्या प्राप्त होती है। तो अगर हम अलग निकाल लें तो ये भी निकाल सकते हैं, अव्यय की मोलों की संख्या अपॉन विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या, यानी टोटल कितनी संख्या है, ऐसे हम मोल प्रभाज निकाल सकते हैं। आई होप आपकी समझ में आया होगा। तो एक बार फिर बता देती हूँ, अगर समझ में नहीं आया तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, अव्यय ए जो पहला मिला है उसकी मोलों की संख्या अपॉन अव्यय बी जो हमने दूसरा मिला है उसकी किसकी संख्या, नहीं सॉरी ये नहीं देखो, ये है अव्यय ए जो हमें ए के निकालते हैं, मान लिया H2O है एक, H2 यानी जल है हमारा ए, तो जल है तो जल के लिए किसकी मोलों की संख्या अपॉन किसकी संख्या, विलयन की कुल मोलों की संख्या। ये हमारा इसका सूत्र है, क्योंकि हमने जल मिलाया और चीनी मिलाएंगे C6H12O6 चीनी मिलाएंगे विलयन, ये हमारा विलय 2 और एक ये विलायक होगा, तो इन दोनों को प्लस करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, संख्या एक प्राप्त होगी, इसे ही हम मोल प्रभाज कहेंगे। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो। और अब मुलाकात होती है अगली वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे इनके सभी के न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस करेंगे इनके हम। तो जल्द ही मिलते हैं, और तब तक के लिए अपनी पढ़ाई जारी रखिए। थैंक यू। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट जरूर करना, आपके कमेंट से ही मुझे पता चलेगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और आगे किस तरीके की बनानी है। अगर कुछ गलती हो गई तो वो भी हमें कमेंट में बताइए।